पहला हेडिंग डालो, पहला ऑपरेशन एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसके साथ ब्रैकेट में लिख दो एडिशन का अर्थ क्या होता है, रिजल्टेंट, ब्रैकेट में लिख दो रिजल्टेंट वेक्टर, ब्रैकेट में रिजल्टेंट वेक्टर। लिखो, के नीचे लिखो to find the magnitude of resultant vector, to find the magnitude of resultant vector, following laws are used। साइंटिस्टों ने कुछ लॉज बना के दिया हमें, following laws are used। अब फॉलोइंग में पहला नाम लिखो, फर्स्ट नेम, नहीं पहले ट्रायंगल नहीं, पहले लो पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा ट्रायंगल लॉ, और फिर इसी को हम मिला के आगे कन्वर्ट कर देंगे पॉलीगॉन लॉ। पहले सिर्फ नाम लिखना, हाँ नाम लिखो। इन तीन लॉ का हम यूज करने वाले हैं। अब एक एक करके मैं इन लॉज को समझाता हूं, तो समझाने की जो स्टेप्स होंगी वो होंगी आपकी बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम की क्वेश्चन का डेरिवेशन। पर क्या हम हमारे न्यूमेरिकल में बार बार डिराइव करते बढ़ेंगे? फिर हमारे न्यूमेरिकल में जो लास्ट में रिजल्ट बनेगा वो सीधे यूज करना। पर पहले जरा डिराइव कर लें कैसे आया, क्यों आया। तो अब पहला हेडिंग दो वापस नीचे, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। चिंता नहीं, सिर्फ एक ही बार डिराइव करना है, फिर तो पूरी फिजिक्स का अपन डायरेक्ट यूज करेंगे इसको। और अच्छा, घर में भी पढ़ाई नहीं होती है, हा? ठीक है, चलो पहला हेडिंग क्या डाला, पैरेललोग्राम लॉ। क्या हो गया, पहले इसका स्टेटमेंट लिखो, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, स्टेट एंड प्रूव पैरेललोग्राम लॉ। एग्जाम में ऐसा आएगा, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा इसका स्टेटमेंट, तो वो लिखा रहा हूं, लिखो if two vectors are represented by any two adjacent sides, if two vectors are represented by any two adjacent sides of a parallelogram, मतलब क्या, इसके आगे लिखा रहा हूं, पहले जो लिखा है उसका डायग्राम दे रहा हूं। आप अभी मत, आप पूरा लिखने के बाद बनाना। मैंने अभी पहली लाइन लिखाई है, तो कोई पैरेललोग्राम कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड से अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब मान लो कोई दो वेक्टर ऐसे कहीं दिए है, एक यहां पर दिया है वेक्टर P और सपोज यहां पर दिया है वेक्टर Q। सपोज इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और इसका मैग्नीट्यूड है सपोज
8 न्यूटन। ठीक, कोई बताएगा इन दोनों के बीच में एंगल कैसे बनाऊं? या तो शिफ्ट कर दूं या प्रोड्यूस करूं। तो चलो मैं शिफ्ट कर देता हूं, इस वेक्टर को इसके टेल पर जाकर शिफ्ट कर दिया, हो जाएगा। तो ये कहलाएगा एंगल। सपोज इस एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री सपोज। तो हमने क्या करा, एक पैरेललोग्राम लिया, उसमें AB साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन के बराबर का बनाया। AD साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 के बराबर, पर AB को हमने कितने एंगल पे बनाया? 60 बनाया। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हो गया रिप्रेजेंट। उनके बीच में जो ओरिजिनल एंगल था वही एंगल रखा यहाँ पर। तो ये पहली लाइन कंप्लीट हुई। आगे देखो, देन सेंटेंस एक ही चल रहा, देन their resultant vector then their resultant vector, तो बोलो अभी दूसरी लाइन का अर्थ बोलो, क्या मतलब? their resultant vector मतलब एडिशन, यानी वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, उसका नाम रख रहा हूं मैं वेक्टर R। तो then their resultant vector will be represented by, मतलब ये साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकली कर करके देखा होगा, जो हम सीधे रेडीमेड माल पढ़ रहे हैं उनका। हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं लेबोरेटरी में, इनके स्टेटमेंट को हम डायरेक्ट सीधे पढ़ रहे हैं। Then their resultant vector will be represented by the diagonal of the parallelogram, by the diagonal of the parallelogram, मतलब ये आपने 10 का बनाया, ये आपने 8 का बनाया और एंगल रखा 60, तो फिर इनका वेक्टर एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आने वाला है? इसके डायगोनल की लेंथ के बराबर। और अब डायगोनल तो दो होते हैं, ये भी है ये भी है, तो कौन सा वाला डायगोनल? अब वो लिखा रहा हूं, It will be represented by the diagonal of the parallelogram which, कौन सा वो लिखा रहा हूं, which starts, जो कहां से स्टार्ट होता है, which starts from the initial point of the given both vector, which starts from the initial point of given both vectors, उन दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा वहां से स्टार्ट होने वाला होगा। तो बोलो इस डायग्राम में दोनों का इनिशियल पॉइंट कौन है? तो फिर डायगोनल ये वाला लेना पड़ेगा। इस डायगोनल की जो लेंथ आएगी वो वेक्टर P और वेक्टर Q के एडिशन की लेंथ के मैग्नीट्यूड के बराबर, ऐसा स्टेटमेंट कहता है। अरे चौथ भाई, स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं। आओ अब इसकी वैल्यू भी डिराइव कर लेते हैं, क्या आएगी वो वैल्यू, और फिर हमेशा उसको याद रखेंगे। प्रॉब्लम इतने हैं पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कि वो नहीं भी याद करोगे तो अपने आप याद हो जाता है। क्लियर? और पहले थोड़ा डेरिवेशन करता हूँ। अब डेरिवेशन करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैंने C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और V को प्रोड्यूस करने पे सपोज वो मिला E पॉइंट पर, कोई दिक्कत? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग पहली लाइन है। अच्छा, ये अगर Q वेक्टर है AD तो फिर BC भी क्या होगा? इक्वल एंड पैरेलल। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि अब ये सब इजीली क्यों पढ़ रहा है आपने? तो समझ में आ रहा है क्योंकि जो फंडे हैं वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए शुरू में, इक्वल पैरेलल वेक्टर सब पढ़े ना, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब चलो अब बताओ इस डायग्राम में अननोन डाटा कौन कौन से हैं? ये जो एक्स्ट्रा अपन ने कंस्ट्रक्शन किए, तो इन दोनों की वैल्यू पहले निकाल लो और ट्रायंगल BEC में जाकर अगर मैं cos थीटा लगा दूं तो क्या तुम लोग बुरा मान जाओगे?
मान भी जाओ तो हमें क्या है, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो BE अपॉन BC की वैल्यू Q है ना, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कौन है ये, कौन सा ये नहीं जो रोकी आ रही तेरे को अबे यार तुम IIT स्टूडेंट की तरह बिहेव करो ना प्लीज, और कोई नहीं होगा कभी भी, कोशिश करा करो अपनी इंटरेस्ट जगाने की, तो अपने आप यॉर्निंग रुक जाती है, जब इंटरेस्ट खत्म होता है तब अपने आप यॉर्निंग स्टार्ट होती है। आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहा है, आपकी इच्छा है, आपको IIT कॉलेज में जाना है, इसलिए आपको पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत? कोशिश करा करो कि ये उल्टी सीधी आवाज ही ना आए। BE इक्वल टू Q इंटू, चलो BE का वैल्यू आ गया, अगर उसी ट्रायंगल में साइन थीटा मार दूं तो वो बोलेगा अपोजिट अपॉन, तो यानी CE अपॉन Q, तो CE का वैल्यू क्या आ गया, इसमें कोई शक, जो अननोन थे वो हमने वैल्यू निकाल ली, बाकी इसकी वैल्यू तो हमको पता है P, इसकी वैल्यू भी हमको पता है Q के बराबर है, और निकालना इसकी वैल्यू है। तो देखो ट्रायंगल ACE दिखता है, पाइथागोरस मार दूं तो पाइथागोरस क्या बोलेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, AE को AB प्लस BE लिखूं तो चलेगा कि दौड़ेगा, दौड़ेगा। आओ वैल्यू पुट करें, AC कौन है, तो R स्क्वायर इक्वल टू CE कौन है, Q साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस AB कौन है, BE कौन है, Q cos थीटा होल स्क्वायर, कोई शक? सारे स्क्वायर्स ओपन कर रहा हूं मैं, Q स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, A प्लस B का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ, जिसपे राइट लगा रहा हूं उसको मिलाकर बोलो, Q स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो अल्टीमेटली बचेगा ये बड़ा P स्क्वायर, और इन दोनों में से क्या बचा है, प्लस Q स्क्वायर, और ये वाली टर्म 2PQ, अरे ये बचा है, यानी R का फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, कभी नहीं भूलने का, यही हमारी जिंदगी है। दो वेक्टर P और Q थीटा एंगल पे लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, अंडर रूट गली गली गाँव गाँव में फैला देने का, जो भी नीचे पहला इंसान मिलेगा पकड़ के कोने में जाना, बोल देना अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, कोई दिक्कत? अबे रिप्लाई करो अगर समझ में आया हो तो। देखो मैंने क्या करा, ध्यान लगाओ ये सब बातें, मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन, जब समझ में आ जाए मैं करूँगा तभी करना सबको। फुल झगड़ा हो गया लड़कियों के घोड़े देखे तुम लोग, पकड़ के भयानक जबरदस्ती उसको जब मैं देखता हूँ तो मेरे को बड़ा
अजीब से चोट होगी यार, क्या हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, बाल खींच रही है। लड़कियां आजकल बहुत आक्रामक हो गई हैं। अभी हाल फिलहाल की कोई न्यूज पे ध्यान दे रहा है? थोड़ा बहुत ध्यान देते घर पे न्यूज वगैरह देखते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग न्यूज पे ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं तो अगर मैंने कहा था आजकल लड़कियां आक्रामक हो गई हैं, उस बात पे थोड़ी सेंसिबल हंसी आती सबको, पर न्यूज नहीं देख रहे हो इसलिए नहीं आई। अभी पिछले 1-1.5 साल से मैक्सिमम लड़कों को मारने वाली वो केस आया था ना बीच में। अरे बहुत सारे बेटा, बहुत सारे, एक नहीं है। अभी लड़कों के बड़े हो जा रहे हैं, सारे जो हस्बैंड हैं वो सब हस्बैंड तो क्या हो गए, सस्ते में आ गए। अरे नहीं मजाक नहीं, बता रहा हूँ, बच्चे से समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी हस्बैंड है मार्केट में अभी अरे आप तुम लोग आपस में बहुत कर लेते, सुनते नहीं हो। जितने भी नए हस्बैंड बने हैं भी, वो सब अभी डर के रहने लगे। इतना ज्यादा हो गया, इतने सारे मर्डर केस हो गए रिसेंटली। डर अच्छा है। बोल बोल, कौन सा पार्ट? अरे पूछ लो। ये रहा, देखा राइट हैंड ट्रायंगल है। तो इस थीटा का cos थीटा अगर लूंगा तो वो कहेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ये पता है सबको, एडजेसेंट cos थीटा का फॉर्मूला लगाया बस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट का नाम है BE और हाइपोटेनियस की वैल्यू है Q। फिर उसी ट्रायंगल में एक बार साइन थीटा लगा के तुम्हारा जो पहला कॉलेज का एग्जाम होगा ना, उसमें आएगा डेरिवेशन। कॉलेज की जो बीच में होती है ना टेस्ट वगैरह एग्जाम, पर अपने को अपनी एग्जाम के लिए अब डेरिवेशन करके नहीं देखना है। अपने जेई के लिए अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p के cos थीटा। अब सोचो अगर थीटा गलत ले लिया तो कोई भी आंसर करेक्ट आएगा क्या? इससे पहले दिन थीटा पढ़ा है, एग्जाम मिस्टेक होने वाली है, वो मिस्टेक कभी नहीं होना चाहिए। थीटा सारे फॉर्मूले थीटा पे ही डिपेंड करेंगे। एंगल गलत, प्रॉब्लम गलत। पर इससे तो अभी तक सिर्फ क्या ही है, ओनली मैग्नी डायरेक्शन नहीं है कि ये आर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और पी और क्यू के बीच में कहां जा रहा है, कितने एंगल पे जा रहा है। तो मैं अगला स्टेप कर रहा हूं डायरेक्शन पे। तो यहां से दो फॉर्मूले जो बनने वाले हैं, चिंता नहीं, ट्रायंगल लॉ के भी वही आंसर आएंगे, बस थोड़ी स्टेप बदल जाएगी, डायग्राम चेंज होगा। पॉलीगॉन लॉ से भी यही होने वाला है, यानी फॉर्मूले अलग अलग याद करने की जरूरत, सबके एक ही फॉर्मूले बनने वाले हैं, बस लॉ थोड़े अलग अलग है। तो फिर तुम बोलोगे सर जब ये सभी से एक ही आंसर आता है तो एक ही लॉ पढ़ा देते, अलग अलग बताने की जरूरत क्या है? वो रिक्वायरमेंट है उसकी, बताऊंगा अभी जब लॉ पूरे समझा दूंगा कि जब न्यूमेरिकल इस टाइप का होगा तो इस लॉ से करना, जब इस टाइप का होगा तो इस लॉ से करना। वो दोनों लॉ समझाने के बाद बताता हूं। अब डायरेक्शन निकालनी है तो यानी एंगल निकालना है। तो लेट से वेक्टर P से हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सपोज बीटा एंगल पे जा रहा है, कोई दिक्कत? मैं डिनोशन वही ले रहा हूं जो मैक्सिमम बुक्स में दे रखे हैं दुनिया भर की।
तुम्हें कुछ अल्फा लिखना तो अल्फा लिखो, कोई बाधा नहीं, ऐसा कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर जो बुकों में दिया है मैं वही ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो घर में पढ़ते समय। और ट्रायंगल दिखता है ACE, ट्रायंगल ACE में अगर मैं इस बीटा का टेंजेंट ले लूं तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन, तो अपोजिट कौन है? एडजेसेंट AE है, जिसको हम लिख देंगे AB प्लस, कोई शक, AB प्लस B, रखो सबकी वैल्यू। CE बोले तो Q साइन थीटा अपॉन AB बोले तो DE बोले तो Q कॉस थीटा। तो ये लीजिए बीटा निकालने का फॉर्मूला बन गया। पूरी फिजिक्स पे इसका यूज करवाऊंगा बार बार। कोई भी न्यूमेरिकल का आंसर बिना डायरेक्शन के 4 ऑप्शन में फिट ही नहीं होगा फिजिक्स में। अब इस फॉर्मूले में थोड़ी कंफ्यूजन है प्रॉब्लम में लगाते समय, वो कंफ्यूजन भी पहली बार में ही समझ लो ताकि हम कभी ना गलती करें। अभी तो सब दिख रहा है P कौन और Q कौन। क्या तुम्हारे फिजिक्स के हर न्यूमेरिकल में सभी जगह वेक्टर के नाम P और Q ही होंगे क्या? हो सकता है आपके न्यूमेरिकल में नाम हो F1 फोर्स और F2 फोर्स, F1 वेक्टर और F2। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि F1 और F2 में से किसको P बोलना है और किसको Q बोलना है? कि किसी को भी P बोल तो चल जाएगा, नहीं चलेगा ना? तो हाउ टू डिसाइड पे आप मैंने सोच के बताया तो जरा मजा आए। हाउ टू डिसाइड मतलब मैं ये F2 लिखा, ये F1 लिखा, ठीक है, और अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों से P और Q डिसाइड कर दो। तो मैं बोल रही कि जो बेस पर होगा वो लूपी। बेस भी कैसे डिसाइड होगा कि यही बेस होगा? जरूरी दुनिया का हर डायग्राम ऐसे ही होगा हॉरिजॉन्टल। अरे ऐसा आ गया ले, अरे पैरेलल ऐसा बनाया, ऐसा आ गया। अब इसमें से किसको, इन दोनों में से किसको P बोलूं किसको Q बोलूं? बीटा दिया उसका, हाँ कौन बोला क्या? बीटा दिया उसका जिस वेक्टर के साथ आप डायरेक्शन एंगल बीटा निकाल रहे हो, जिस वेक्टर के साथ आप डायरेक्शन एंगल बीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हो आपके न्यूमेरिकल में, उसी का नाम P रखना है। तो अगर मान लो बीटा निकाल रहा हूं मैं F1 के साथ, तो आप P कौन है? F1। क्या वो एडजेसेंट है? नहीं, मतलब तुम बोल रहे थे बेस है क्या वो? यानी बेस वाला कोई रूल नहीं है। जिसके साथ बीटा बनेगा वो P, तो दूसरा Q। हाँ, अगर बीटा में जैसे निकाल रहा होता तो फिर ये P वो Q। इस डायग्राम में मान लो इसका नाम दिया x वेक्टर, इसका नाम दिया y वेक्टर, और आप डायरेक्शन एंगल निकाल रहे हो यहाँ, तो ये P ये Q। वो वाले फॉर्मूला में ये वाला भी रहता है, उसको भी P और Q ले सकते हैं, उसको जैसा। सुनो ना, इसमें तुम दोनों में से किसी का भी नाम P Q रख दे, कोई फर्क इस फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ रहा। अरे Q स्क्वायर पहले लिखो या P स्क्वायर बाद में लिखो, है तो प्लस ही ना। 2P इंटू Q में Q पहले लिखो और P बाद में लिखो, मल्टीप्लाई है ना। तो यानी यहाँ किसी को भी P किसी को भी Q रख दोगे तो कोई फर्क यहाँ पड़ा डायरेक्शन एंगल। तो ये आज पहली बार सीख लिया, अब अगले 2 साल तक नहीं बोलना, बार बार यूज होगा इसका। बोल तो मतलब दोनों केस में बीटा का वैल्यू तो सेम ही होगा ना, क्योंकि कैसे आएगा? किसने कहा बाइसेक्ट हो रहा है? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है। किसने कहा? ये कौन सी मैथ पढ़ के आया है? तो पैरेललोग्राम लॉ का डायगोनल के एंगल को बाइसेक्ट करता है, वो स्क्वायर और रोम्बस में करता है। स्क्वायर और रोम्बस क्या होता है? एक मिनट छोड़ो, ये अगले वीक के लिए पहला होमवर्क दे रहा हूं मैं तुमको। आपकी 9-10 की बुक में से जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर थी उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक याद करके आना बेटा। मेरे फिजिक्स न्यूमेरिकल में लगेगा सब, और उसमें इतनी चिढ़ आती है जब आप उल्टा बोलोगे तो, कि बचपन से पढ़ रहा है फिर भी तो उल्टा बोल रहा है।
क्योंकि रोम्बस ट्रेपेजियम बार बार आने वाले मेरे प्रॉब्लम में। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, पढ़ के आना, सब फॉर्मूले देख कर आना। एरिया का फॉर्मूला क्या है, कोई दिक्कत? पता है ऐसा कुछ टॉपिक होता था मैथ्स में परसों पहले? पढ़ के आएंगे, मैं पूछूंगा ओरल टेस्ट, पूरा बोलो बेटा, ओरल टेस्ट। कौन सा है ओरल? हाँ नहीं कोई बोला? ठीक है, क्या है ओरल टेस्ट? बेटा रैप कंट्रोल कर, कंट्रोल, रावण जैसा धैर्य रख। तूने लिख लिया हो तो जा, लिख लिया फिर जा, बाकी लोग लिख रहे हैं। आई होप मजाक अपनी जगह, सबको बीटा में टी और क्यू कैसे डिसाइड करना है समझ में आ गया है। जिसके साथ आपके न्यूमेरिकल में डायरेक्शन एंगल निकालोगे वही कहलाएगा पी, तो दूसरा कहलाएगा फिर क्यू, और वो एंगल बाइसेक्ट नहीं होता है। हाँ बाइसेक्ट होता अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या कर दो इक्वल, तो जैसी वो इक्वल हो जाती दोनों साइड एडजेसेंट, तो फिर वो रोम्बस हो जाता है ना, और रोम्बस में बाइसेक्ट भाई। दो इक्वल वेक्टर है, कोई बंदा मेरा हाथ इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स लगा के, कोई बंदा इधर से खींच रहा है वो भी 10 ही लगा रहे हैं, तो मैं एग्जैक्टली मेरे एंगल बाइसेक्टर पे आगे बढ़ूंगा ना। पर अगर ये लोग 40 न्यूटन से खींच रहे होते मेरे को और ये 10 से खींच रहे हैं, तो फिर मैं तिरछा इधर जाऊंगा इनकी तरफ थोड़ा। नहीं आया? तो इसका मतलब रिजल्टेंट हमेशा ज्यादा किसकी मिल जाता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, पक्का है ना। ये प्रैक्टिकली समझ में आया, थ्योरेटिकली भी प्रूफ होना चाहिए। देखें आओ मैच देखते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल में अरे यार परसों मुझे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, और अभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले नहीं हुए ना कुछ? नहीं 11th वाले, अभी तो आपको 9 10 की करवाई होती है। 11th के फॉर्मूला आ गए क्या, sin थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, अभी ये सब नहीं आया ना? ठीक है रुक जाओ, कोई बात नहीं, अभी आएगा बीच में, मैं उस हिसाब बता दूंगा, लगेगी अपने में करवा, क्योंकि कुछ अच्छा मैं अभी बताया तो ना फॉर्मूले। अरे जब फॉर्मूले तुम पढ़ोगे तब भी तो फॉर्मूले पढ़ोगे बस, अभी तुमको डिराइव नहीं करवाएंगे, नहीं समझ में आई? तो जो लगने वाला है मैं बता ही देता हूँ, और इसको कॉपी के टॉप पे मार्जिन के ऊपर नोट कर लो, क्योंकि मेरे न्यूमेरिकल में बार बार आएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, न्यूमेरिकल रुला देंगे नहीं तो फिर। ये कहलाते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। कहीं पे sin थीटा लिखा है तो वी कैन रिप्लेस इट बाय 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। इस साल 11th की ट्रिग्नोमेट्री में सब आने वाले हैं। cos थीटा का एक फॉर्मूला हम कभी कभी यूज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर कभी कभी मैं यूज करूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और कभी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। कोई बताएगा ये वाले फॉर्मूले से ये कैसा आया? हाँ sin स्क्वायर पढ़ा, क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया और cos स्क्वायर जुड़ गया। ऐसे cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल है हमारी फिजिक्स में, बार बार यूज होते हैं न्यूमेरिकल, भूलना नहीं इनको कभी। अरे बहुत सारे अभी जरूरत राइट नाउ इनकी थी, इसलिए वो बताया। तुम देखो नहीं ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले की भरमार होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आपका मन शांत रखना है, आपको बहुत सारा याद करना है ना। वो 9 10 जैसा नहीं होगा कि थोड़े से फॉर्मूले से ही काम हो गया। लर्निंग पार्ट बहुत अधिक होगा, और वो कंफर्टेबली तभी याद आता है जब हमारा मन शांत रहे, ज्यादा इधर उधर भटके नहीं।
देखो यहाँ से, अगर P और Q इक्वल हो गए तो कॉमन आगे कट जाएगा। अगर जैसे P कॉमन हो जाएगा ऊपर वाले P से कट जाएगा, फिर Q और P इक्वल है तो फिर क्या बचेगा? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, अरे ये बचेगा, तो साइन थीटा को हटा के ये लिख दिया बाय ट्रिग्नोमेट्री, और कॉस थीटा को हटाकर ये वाला फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस, तो -1 + 1 क्या हो गया? 2 से 2 भी क्या हो गया? एक cos से एक cos भी क्या हो गया? साइन अपॉन cos क्या होता है? तो इक्वल टू क्या बचा? tan थीटा बाय 2 बचा। दिस इज इक्वल टू tan बीटा, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या आई? यानी बाइसेक्ट हुआ ना। फिर यानी बाइसेक्ट ये तभी होगा जब ये दोनों इक्वल होगा। वो तो प्रैक्टिकली समझ में आया था, थ्योरेटिकली भी होता है, कोई दिक्कत? चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। इफ करके अगर P और Q इक्वल हो, तो साइन थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 के नीचे क्या है? ये नीचे था 1 प्लस cos है यहाँ पर, तो 1 तो मैंने ऐसे लिखा और cos थीटा को ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो वो स्क्वायर ऊपर वाले cos से कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया। आई होप कि दोनों फॉर्मूले आज ही अच्छे से लर्न हो गए। कभी हमें इसमें भूलने वाली कोई गुंजाइश नहीं होने वाली। इन्हीं दो से आगे मेरे केसेस चालू होंगे। अब ये मेरे केसेस बहुत फेमस है। थ्योरी तो हो गई, अब दुनिया भर की हर बुक में कितने टाइप के प्रॉब्लम दे रखे हैं और पिछले 25-30 सालों में एग्जाम में कितने टाइप के आ चुके हैं, उन सबको मेरे केसेस पे डिवाइड करके उनकी शॉर्टकट निकाल दिए। वो मिल जाएंगे तो थोड़ा फटाफट जल्दी होंगे। हाँ।